अब अगला हम देख रहे हैं विद्या। विद्या शब्द की व्युत्पत्ति विधि ज्ञाने धातु से होती है, आप जानते ही हैं। इसका अर्थ होता है ज्ञान। और विद्या के संदर्भ में आचार्य चाणक्य जो है, इन्होंने 4 प्रकार की विद्याओं को स्वीकार किया है। कहते हैं आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीतिश्चेति विद्या। ये 4 प्रकार की विद्याएं हैं। अगर हम अन्य आचार्यों की बात करें तो जिसका कि जिक्र उन्होंने किया है अपने ग्रंथ में, शुक्राचार्य केवल दंड नीति को विद्या मानते हैं। बृहस्पति जो है वार्ता और दंड नीति को मानते हैं। मनु जो है वह त्रयी वार्ता और दंड नीति को मानते हैं। अर्थात शुक्राचार्य 1 को, बृहस्पति 2 को, मनु 3 को और ये 4 को मानते हैं। शुक्राचार्य केवल दंड नीति को विद्या मानते हैं। बृहस्पति जो है वह वार्ता और दंड नीति इन दोनों को विद्या मानते हैं। मनु जो है त्रयी वार्ता और दंड नीति इनको विद्या मानते हैं। जबकि आचार्य कौटिल्य जो है वे आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता और दंड नीति इन 4 को विद्या के अंतर्गत स्वीकार करते हैं। अब हम देखते हैं आन्वीक्षिकी। आन्वीक्षिकी के अंतर्गत क्या है, कह रहे हैं आन्वीक्षिकी क्या है तो सांख्य योग और लोकायत, ये जो दर्शन है इनको आन्वीक्षिकी के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। सांख्य योग और लोकायत ये जो दर्शन है ये आन्वीक्षिकी के अंतर्गत आते हैं। त्रयी आदि विद्या की प्रधानता और प्रधानता को विभिन्न युक्तियों के माध्यम से निर्धारित करते हुए ये आन्वीक्षिकी जो है वह विद्या, आन्वीक्षिकी विद्या जो है ये लोक का उपकार करती है, सुख दुख से बुद्धि को स्थिर रखती है और सोचने विचारने में सक्षम बनाती है। मूल रूप से आन्वीक्षिकी का अभिप्राय है तर्क शास्त्र से, है ना। ये कह रहे हैं तर्क विद्या जो है इसको इससे लिया गया है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं प्रदीपः सर्व विद्यानाम उपाय सर्वकर्मणाम आश्रय सर्व धर्माणाम शाश्वत आन्वीक्षिकी मता। ठीक, तो यहाँ पर आन्वीक्षिकी का मुख्य प्रयोजन क्या है, आन्वीक्षिकी किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मनुष्य में सोचने विचारने बोलने आदि कार्य करने में उसको सक्षम बनाती हैं। इस दृष्टि से आन्वीक्षिकी जो है वो महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं त्रयी को। जैसे कि आपने वेद के संदर्भ में भी चर्चा प्रस्तुत की गई थी वहां पर, जो कि साम ऋक यजुः साम ये 3 जो है इनको कहा गया है त्रयी। सामर्ग्य यजुर्वेदास त्रयस्त्रयी। फिर त्रयी के अंतर्गत साम ऋक तथा यजुः ये जो वेदत्रय है इनको मिला करके कहा जा गया है, जो कि ये क्या है त्रयी के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ ही अथर्ववेद और इतिहास, वेदांग, शिक्षा, कल्प, निरुक्त आदि जो है वेदांग ये इसी के साथ आ जाते हैं। त्रयी में निरूपित यह धर्म 4 वर्णों आश्रमों को अपने कर्तव्यों के अनुरूप कार्य करने हेतु प्रेरित करता है। और जैसे कि यहाँ पर अलग अलग का बताए हुए हैं, जो ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है, वैश्य का क्या कर्तव्य है, शूद्र का क्या कर्तव्य है, इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। ब्राह्मण अध्ययन अध्यापन यज्ञ यजन दान देना लेना, उसके साथ साथ क्षत्रिय का धर्म है पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, शस्त्र बल से जीविकोपार्जन करना और प्राणियों की रक्षा करना। वैश्य का धर्म है यज्ञ करना, पढ़ना, दान करना और साथ साथ पशुपालन आदि व्यापार करना। और इसी तरह है शूद्र का धर्म है जो कि यह पशुपालन आदि करना, इसके साथ साथ गायन वादन आदि कार्य करना।
तो इसके लिए कहते क्या है, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म जो है इसका परिपालन करने से धर्म रक्षित होता है और प्रजा दुखी नहीं होता है। इसके लिए कहते हैं क्या, व्यवस्थितार्य मर्यादा है कृतवर्णाश्रम स्थिति त्रय्या ही रक्षितो लोकः प्रसीदति न सीदति। कह रहे हैं कि इससे क्या होता है कि समाज जो है वह सुखी रहता है, दुख को प्राप्त नहीं करता है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा दृष्टिभेद जो है उसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो इसको वर्तमान समय में इसका सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। क्योंकि बहुत यह है समस्याप्रद विषय रहता है, जो कि कहा जाता है जो कि क्या ये जो वर्ण विभाजन किया गया था या उचित था, या इस तरह की कुछ बातें आती है। तो इसके लिए आप वर्तमान समय में भी देखेंगे, जहां कहीं भी जो भी इंस्टीट्यूशन देखते हैं वहां पर 4 वर्ग होते हैं। हर जगह आप देखेंगे वर्तमान समय में भी, आप विश्वविद्यालय ले लीजिए, बैंक ले लीजिए, या कोई भी ग्रुप ले लीजिए, कोई भी इंस्टीट्यूशन ले लीजिए, वहां पर आपको 4 वर्ग दिखते ही हैं। अब नामकरण आप अलग रूप से उनको जो भी करें, एक जो होगा वो हाई क्लास में होगा, उसके बाद जो होगा जिसको कि आप यहाँ पर ब्राह्मण कहा गया है, आप यहाँ पर जो नाम देते हैं क्योंकि उसका काम अध्ययन अध्यापन है। दूसरा आप ग्रुप देख रहे हैं जो कि आप अपना विद्यापीठ में ही देखते हैं, देखेंगे अगर तो आप देखेंगे जो कि अध्ययन अध्यापन का एक ग्रुप है, एक वर्ग है। दूसरा अगर वर्ग देखते हैं तो वहां पर क्या है, क्षत्रिय का क्या था जो कि रक्षण का, तो रक्षण के लिए अलग एक ग्रुप है, एक वर्ग है। अगर मान लीजिए वो रक्षण न करे तो आप अध्ययन अध्यापन नहीं कर सकते हैं ठीक से। फिर तीसरा वर्ग है जो कि व्यापार का, जो कि वाणिज्य को देखता है। अगर वाणिज्य प्रभाग को न देखा जाए विद्यापीठ में तो फिर ठीक से सुव्यवस्था नहीं चल सकती है। उसके साथ साथ एक है जो कि जो अन्य सेवाकारी जो है, जो कि आप वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं जो कि आपके कमरे में सफाई की गई रहती है। अगर मान लीजिए कल्पना करिए कि वो सफाई न रहे तो आप वहां पर न तो अध्ययन कर सकते हैं, न ही रक्षण किया जा सकता है, न ही व्यापार किया जा सकता है। तो समाज में इस तरह से यह वर्ग बनाया गया था जो कि हर वर्ग का जो दायित्व था वो किसी को छोटा या बड़ा नहीं वहां पर माना गया था। वो बाद में हम इस तरह का कंट्रोवर्सी पैदा हुआ जो कि इसको हम मानने लगे हैं। वस्तुतः समाज में आज भी वहां पर कहीं भी कंट्राडिक्शन नहीं है। आपका जो काम है वो आप ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता है। और जितना आपके कार्य का महत्व है उतना ही उस कार्य का भी महत्व है, उसके कार्य का भी महत्व है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं जो कि जो अध्यापन कर रहा है वो सर्वश्रेष्ठ हो गया और जो आपके बगीचे में वो काट रहा है, उसका छटाई कर रहा है, वो सबसे अवर हो गया। ये आप नहीं कह सकते। ये अवर आपकी दृष्टि है, वहां वस्तुतः वहां नहीं है। क्योंकि वहां पर जहां भी आप करेंगे तो वहां पर समस्या आ जाएगी। आप कल्पना करिए एक दिन आपका वॉश मशीन जो है काम करना बंद कर दे, आप कल्पना कर सकते हैं आपका घर का क्या हाल होगा। तो इस तरह जो है जो कि ये हमारी दृष्टिभेद है और उसको अलग तरह से प्रस्तुत किया जाता है, वो अलग बात हो सकती है। लेकिन वस्तुतः जो ये वर्ग जो 4 हैं वो 4 वर्ग पहले भी थे, आज भी हैं। वो अलग अलग रूपों में आपको दिखता है और प्रत्येक वर्ग का उतना ही महत्व है। किसी वर्ग का ये नहीं है कि आप, हाँ अब स्थान देने की बात है तो जहां पर आप जिस वर्ग का जो स्थान है आप उस वर्ग का वहीं पर स्थान देंगे। अब क्लास 1 ऑफिसर है और क्लास 4 ऑफिसर है, आप कहाँ एक साथ बैठाते हैं? एक क्लास 1 ऑफिसर आएगा और एक क्लास 4 ऑफिसर आएगा। हाँ, अब वही बैंक में अपोजिट हो जाता है। क्लास 1 जो हो जाता है वो नीचे हो जाता है, क्लास 4 जो है वो सबसे ऊपर होगा। इस तरह के वहां पर सिस्टम अलग है और इधर सिस्टम अलग है। तो जहां पर जो सिस्टम है उस सिस्टम के अनुसार ही समाज चल सकती है, कहने का अभिप्राय ये है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो दिया गया था अलग अलग, तो इसको उस दृष्टि से देखेंगे जो कि समाज को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए। इसके बाद दिया गया था जो कि त्रयी के बाद वार्ता है। वार्ता कहा गया है कृषि पशुपाल्य वाणिज्य च वार्ता। कह रहे हैं कृषि पशुपालन और व्यापार ये जो है ये वार्ता के विषय हैं। और यह विद्या जो है यह धान्य पशु हिरण्य ताम्र आदि के संदर्भ में उपकारिणी है
और इस विद्या से उपार्जित कोष और सेना के बल पर राजा स्वपक्ष और परपक्ष को वश में करता है। क्योंकि देखिए, कोई भी राजा तभी राज्य करने में सक्षम होगा जब वहां पर कृषि, पशुपालन और व्यापार जो है यह ठीक से चले। आप कल्पना करिए, जो कि हमारे राष्ट्र में हम आज जीडीपी की बात करते हैं, हम व्यापार की बात करते हैं, अगर कृषि कार्य ठप हो जाए तो शासन कैसे चल सकता है? अगर पशुपालन ठप हो जाए तो कार्य कैसे चल सकता है? व्यापार जो है, व्यापार अगर ठप हो जाए तो कार्य कैसे चल सकता है? एक दिन अगर ट्रक का हड़ताल देखा जाता है तो क्या स्थिति हो जाती है हमारी? या हम जो बाजार से जाकर के चावल खरीद कर ले आते हैं, अगर कृषि ही ना हो तो हम कहां से खरीद कर ला सकते हैं? पशुपालन ना हो, आपके घर में दूध 1 लीटर लाकर के सुबह सुबह पहुंचा देता है, आप बड़े आनंद में रहते हैं। अगर पशुपालन ही समाप्त हो जाए तो फिर कहां से आप दूध पियेंगे आप? तो ये जितनी भी बातें हैं वो सभी एक समाज के सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए प्रस्तुत की गई है, और राजा को खास करके अपने सेना को और कोष को समृद्ध करने के लिए यह जरूरी है। इसके साथ साथ दंड नीति की बात की जाती है। दंड नीति क्या है? आनीक्षिकी कोशत्रयी वार्ता नाम योगक्षेम साधनो दंड तस्य नीतिर दंड नीति। कहते हैं क्योंकि आनीक्षिकी, वार्ता और त्रयी, ये जो ऊपर आपने 3 देखा है, इन तीनों की जो सुख समृद्धि है वह वस्तुतः दंड पर ही आश्रित है। दंड को यहाँ पर इस तरह से आप देखेंगे जो कि जो अनुचित कार्य है उससे वारित करने के लिए जो उपाय किया जाता है उसमें हम दंड को देखते हैं, और उस दंड का नीति जो है उसको दंड नीति कहा जाता है। अब जैसे आपने कुछ अनुचित कार्य किया, आप एक दिन समय से नहीं आए, तो उसके लिए आपको दंड दिया जाता है, आपको इतना तैयार करना पड़ेगा अलग से। तो ये क्या हो गया, वो आपके लिए दंड दिया गया, और जिस नीति के तहत दिया गया उसको दंड नीति कहा गया। तो ये कह रहे हैं कि ये जो आप ऊपर में देखे थे आन्वीक्षिकी, त्रयी और वार्ता, इनकी सुख समृद्धि जो है यह दंड पर ही आश्रित होती है। अगर वो दंड ना हो तो सभी उच्छृंखल हो जाएंगे। इस दृष्टि से देखते हैं जो कि दंड नीति जो है वह महत्वपूर्ण है। अब ये योगक्षेम साधनो दंडा जो कहा गया है, तो योगक्षेम का अभिप्राय क्या है? योग कहते हैं जो प्राप्त नहीं हुआ है उसकी प्राप्ति, और क्षेम कहते हैं जिसकी प्राप्ति हो गई है वो आपके पास बना रहे। योगक्षेम जो है, तो यहां पर कह रहे हैं दंड का अर्थ यहां पर शासन में बता रहे हैं, कह रहे हैं जो कि ये अप्राप्त को प्राप्त करवाती है और प्राप्त की रक्षा करती है, अर्थात योगक्षेम करती है। और इसके लिए यहां पर कहा गया है चतुर्वर्णाश्रमो लोको राज्ञा दंडे न पालितः स्वधर्म कर्माभिरतो वर्णते श्वेषु वेशमसु। इसके बाद हम देखते हैं राजदूत को देखते हैं। तीसरा बिंदु जो है ये हम देखते हैं राजदूत को।